हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्कैच ट्यूबर। माय नेम इज धर्मेंद्र सदानी और इकोनॉमिक्स की इस वीडियो में हम बात करेंगे बाजार संतुलन क्या होता है और बाजार संतुलन की प्रक्रिया के अंदर सरकार किस तरीके से इंटरफेयर करके यानी कि उसके अंदर हस्तक्षेप करके बाजार संतुलन की जो कीमत होती है उसको परिवर्तित करती है। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में दो टॉपिक की बात करेंगे। एक होती है उच्चतम कीमत, एक होती है न्यूनतम कीमत। पहला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं उच्चतम कीमत, दैट मींस सीलिंग प्राइस या प्राइस सीलिंग। उच्चतम कीमत से अभिप्राय उस अधिकतम कीमत से होता है जो विक्रेता अपनी वस्तु के लिए क्रेता से वसूल करता है। सरकार इस कीमत को संतुलन कीमत से कम निर्धारित करती है ताकि निर्धन वर्ग भी उसे खरीद सके। सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि बाजार संतुलन क्या होता है। देखो, कोई भी वस्तु जो बाजार में बिक रही है, चाहे वो 5 रुपए की बिक रही है, चाहे वो 10 रुपए की बिक रही है, चाहे वो 15 रुपए की बिक रही है, मतलब किसी भी वस्तु की जो कीमत है उस कीमत का निर्धारण कब होता है, मतलब उसका बाजार संतुलन कब होता है, जब उस वस्तु की बाजार मांग और बाजार पूर्ति दोनों एक दूसरे की क्या होती है, बराबर होती है। यानी कि जिस बिंदु पर बाजार मांग और बाजार पूर्ति एक दूसरे के बराबर होती है उसी बिंदु को कहा जाता है बाजार संतुलन। ये जो बिंदु होता है इस बिंदु को हम बोलते हैं ई बिंदु। ई बिंदु यानी कि इक्विलिब्रियम पॉइंट, संतुलन बिंदु। और इसी संतुलन बिंदु पर संतुलन कीमत और संतुलन मात्रा यानी कि ये P1 और ये Q1 का क्या होता है, निर्धारण होता है। ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है कि इन वस्तुओं की कीमतें इतनी ज्यादा निर्धारित हो जाती हैं जिससे जो गरीब वर्ग है ना, जो पुअर सेक्शन है सोसाइटी का, वो इन वस्तुओं को अफोर्ड ही नहीं कर सकता। जैसे कई सारी मेडिसिन होती हैं, है ना, जो दवाइयां हैं, या कई सारी ऐसी फूड ग्रेन्स है, फूड ग्रेन्स इन द सेंस लाइक जो गेहूं है, चावल है, बाजरा है, इनको जो गरीब परिवार है वो उनको खरीद नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी जो संतुलन कीमत है वो बाजार में बहुत ज्यादा है। जैसे अगर आप बाजार से गेहूं खरीदने जाओ तो अप्रोक्स आपको 22 रुपए या 20 रुपए से लेकर 25 रुपए के बीच में 1 किलो गेहूं को खरीदना पड़ेगा। लेकिन समाज में कई ऐसे निर्धन परिवार है जो उस 20 रुपए या 25 रुपए को अफोर्ड नहीं कर सकते, मार्केट से उसको नहीं खरीद सकते। तो ऐसी प्रक्रिया में सरकार क्या करती है, इस बाजार संतुलन की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करके इन कीमतों को कम या ज्यादा करने की कोशिश करती है। तो जब सरकार संतुलन कीमत से कम कीमत निर्धारित करती है, जब सरकार संतुलन कीमत से कम कीमत, मतलब संतुलन कीमत मान लो फिक्स हुई, एक एग्जांपल ले लेते हैं 25 रुपए। ठीक है, अब सरकार ने इस कीमत को क्या कर दिया, कम कर दिया, मान लो उसको 15 रुपए कर दिया, है ना। तो जब सरकार संतुलन कीमत से कम कीमत को निर्धारित करती है तो इसी कीमत को बोलते हैं उच्चतम कीमत। उच्चतम कीमत यानी इसको बोलते हैं सीलिंग प्राइस। अब आपको लग रहा होगा सर ये तो नीचे निर्धारित हुई है, तो इसको हम उच्चतम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि नीचे निर्धारित हुई है लेकिन ये अधिकतम मूल्य है, मतलब इससे ज्यादा रेट नहीं बढ़ेगा। मतलब गवर्नमेंट ने जो ये रेट फिक्स करा है लोगों के लिए, ये रेट हमेशा स्थिर ही रहेगा, इसलिए इसको कहते हैं उच्चतम कीमत। ये अधिकतम कीमत होती है इसलिए इसको उच्चतम कीमत है, अधिकतम कीमत बोलते हैं। ठीक है, तो उच्चतम कीमत क्या होती है? उच्चतम कीमत से अभिप्राय उस अधिकतम कीमत से होता है जो विक्रेता अपनी वस्तु के लिए क्रेता से वसूल करता है। मतलब जब विक्रेता किसी वस्तु को बेचेगा, इस वस्तु को जब बेचेगा तो वो संतुलन कीमत वसूल नहीं करेगा क्रेता से, वो इस वाली कीमत से क्या करेगा, क्रेता को इस कीमत को क्रेता से वसूल करेगा। सरकार इन कीमतों को संतुलन कीमत से कम निर्धारित करती है। और ये जो कीमतें कौन निर्धारित करता है? सरकार करती है। गवर्नमेंट इंटरफेयर करके इन वस्तुओं की कीमतों को निर्धारित करती है और ये संतुलन कीमत से कम होती है, इसलिए इसको कहा जाता है उच्चतम कीमत यानी कि सीलिंग प्राइस। ठीक है, अब ये क्यों होता है ये मैंने आप लोगों को अभी बताया, क्योंकि कई सारी ऐसी वस्तुएं होती हैं। ऐसा नहीं कि सरकार हर एक प्रोडक्ट के अंदर इंटरफेयर करेगी और उसको चेंज करने की कोशिश करेगी। मान लो कि कोई कॉस्मेटिक क्रीम है, वो क्रीम आपको बाजार में 1200 रुपए की मिल रही है, तो गवर्नमेंट उसमें इंटरफेयर करके बोलेगी कि नहीं भैया ये क्रीम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको लोगों को 200 रुपए में दो या 100 रुपए में दो। ऐसा नहीं होता है। जो बहुत ही आवश्यक वस्तुएं होती हैं, जैसे कि कोई मेडिसिन होगी, है ना, या गेहूं, चावल, बाजरा, पहले केरोसिन भी मिलता था, तो इन जो आवश्यक वस्तुओं के केस में सरकार क्या करती है, बाजार कीमत को परिवर्तित करके कीमतों को कम ज्यादा करती है। तो जब वो कीमतों को कम करती है और एक अधिकतम सीमा का निर्धारण करती है तो उसको कहते हैं उच्चतम कीमत। ठीक है, अब इसके प्रभाव क्या पड़ते हैं? चलो मान लेते हैं सरकार ने फिक्स तो कर दिया, ठीक है, अब सरकार ने इस कीमतों को कम कर दिया, इस कीमतों के प्रभाव क्या होंगे, क्या होगा? उच्चतम कीमत के निर्धारण के कारण बाजार में अधिमांग की स्थिति पैदा हो जाएगी। अब ये अधिमांग क्या होती है? जो मैंने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि अगर किसी वस्तु की कीमत कम होगी, अगर कोई भी प्रोडक्ट है वो कम हो, प्रोडक्ट की प्राइस कम होगी,
तो इससे मांग तो बढ़ जाएगी, मांग तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, डिमांड तो बढ़ जाएगी, लेकिन जो उसकी सप्लाई है वो सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना। मान लो कि मेरी कोचिंग फीस है, कोई भी एक मान लेते हैं कि मेरी एक महीने की कोचिंग फीस है 500 रुपए, ठीक है। अब सरकार बोलती है कि आपको महीने के जो 500 रुपए है वो 500 रुपए ना चार्ज करके आपको 100 रुपए ही चार्ज करने हैं। तो जो मेरे उपभोक्ता यानी कि जो मेरे स्टूडेंट थे वो तो मांग मेरी बढ़ा देंगे क्योंकि मेरी कीमतें कम हो गई है कोचिंग क्लासेस की, लेकिन जो सप्लायर थे यानी जो विक्रेता थे वो अपनी पूर्ति को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो जब भी सरकार उच्चतम कीमत का निर्धारण करती है तो बाजार में अधिमांग की स्थिति पैदा हो जाती है। अधिमांग यानी कि मांग हो जाती है ज्यादा, पूर्ति हो जाती है कम। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, ऐसी स्थिति में आंशिक भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यानी कि जैसे मान लो कि गेहूं चावल के ऊपर सरकार ने मान लो कि एक उच्चतम कीमत का निर्धारण किया, ठीक है, कि सरकार ने कहा कि आपको इस वस्तु को इतने में नहीं इतने में बेचना है, तो मांग तो बढ़ जाएगी, ठीक है, लेकिन जो पूर्ति विक्रेता थे वो अपनी पूर्ति को कम कर देंगे, जिससे कई लोगों के लिए वो सामान वो खाद्यान्न उपलब्ध नहीं हो पाएगा, जिससे आंशिक भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए सरकार क्या करती है, राशनिंग करती है। राशनिंग का मतलब होता है अधिकतम सीमा का निर्धारण। आप लोगों ने अपने आसपास के एरिया में राशन की दुकानें सुनी होंगी, है ना, राशन की दुकानें जहां आपको गेहूं चावल या केरोसिन, कई बार दाल, कई बार चीनी, कुछ भी मिलता रहता है। तो ये राशन की दुकानों का मतलब क्या होता है, राशन वर्ड बना है राशनिंग से। राशनिंग का मतलब होता है अधिकतम सीमा का निर्धारण, यानी कि इसमें क्या होता है, अर्थात आवश्यक वस्तुओं के लिए अधिकतम सीमा का निर्धारण परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए कर दिया जाता है। जैसे अगर आपने राशन की दुकानों से गेहूं ली होगी तो आपको पता होगा कि पर मेंबर को 5 किलो गेहूं अलॉट होता है। यानी अगर आपके घर में 4 लोग हैं तो आपके घर में 20 किलो गेहूं आएगा। अगर आपके घर में 2 लोग हैं तो आपके घर में 10 किलो गेहूं आपको मिलता होगा राशन कार्ड में, ठीक है। तो यानी कि ये जो स्थिति होती है, मतलब जो अधिमांग के कारण जो स्थिति उत्पन्न हुई, तो इस स्थिति से बचने के लिए सरकार बोलती है विक्रेताओं को कि भैया तुम प्रोडक्ट नहीं बेच सकते, कोई बात नहीं। सरकार क्या करती है, किसानों से सारा गेहूं खुद खरीद के और उनको राशन की दुकानों पर उपलब्ध करवाती है बहुत ही कम दामों पर। और अभी तो कोरोना की स्थिति के बाद तो सरकार पिछले 2 सालों से 2.5 सालों से वो खाद्यान्न फ्री में उपलब्ध करवा रही है, निःशुल्क उपलब्ध करवा रही है। आप लोगों को अब तो शायद 5 किलो गेहूं जो मिलता था अब शायद अब 10 किलो गेहूं कर दिया पर पर्सन पे। तो यानी कि सरकार क्या कर रही है, राशन की दुकानों उपलब्ध कराती है, राशन की दुकानें, ताकि हर परिवार का सदस्य वहां से सामान ले सके बहुत ही कम कीमतों पर, ठीक है। तो बाजार में राशनिंग के लिए सस्ती कीमत की दुकानें भी खोल दी जाती है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि उच्चतम कीमत होती क्या है ना। यानी कि जो राशन की दुकानों पर हमको जो भी सामान मिलता है कम कीमतों पर, वही जो कीमत होती है उसी कीमत को बोलते हैं उच्चतम कीमत, प्राइस सीलिंग, ठीक है। अब देखो इसके कुछ दोष भी होते हैं। राशन की दुकानों पर हमारे को सामान तो मिल जाता है सस्ते रेट पर, लेकिन लोगों को लंबी लंबी लाइनों तक खड़ा होना पड़ता है। आपने देखा होगा कि जब भी आप बाजार से कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो, बाजार से नहीं राशन की दुकान से, तो वहां पर लोगों को बहुत लंबी लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ता है अपने राशन के लिए, अपने नंबर के लिए, ठीक है। दूसरा, वस्तुओं की गुणवत्ता काफी निम्न कोटि की होती है, यानी कि जो प्रोडक्ट आपको मिलता है वो बहुत हाई क्वालिटी का नहीं, बहुत ही लो कैटेगरी का मिलता है। कई बार बहुत ज्यादा खराब प्रोडक्ट वहां पर मिलता है, इसलिए काफी सारे लोग उसको प्रेफर ही नहीं करते वहां से खरीदना, ठीक है। तीसरा, राशन की दुकानों में चीजें अक्सर गायब हुई भी मिलती है, यानी कि वहां पर जो कई सारा सामान नहीं मिलता, उनके वजन के लिए, वहां पर मेजरमेंट करने के लिए, वहां पर उनके लेखा जोखा करने के लिए कई सारा सामान वहां पर मिलता ही नहीं है। और अनिवार्य वस्तुओं की कालाबाजारी भी होती है, यानी कि कई बार तो क्या होता है कि राशन वाले क्या करते हैं, जैसे मान लो कि मेरे नाम पर है ना मेरे नाम पर 5 किलो गेहूं अलॉट हुआ है और वह गेहूं अगर मैं नहीं खरीद रहा हूं तो राशन वाले जो वहां पर व्यक्ति बैठता है वो क्या करेगा, 5 किलो गेहूं मेरे नाम से अलॉट करके ले लेगा और उसको जो बाजार के अंदर उच्च कीमतों पर बेच देगा, क्योंकि बाजार में जो गेहूं मिल रहा है वो आपको 25 रुपए किलो में मिल रहा है, ठीक है, और राशन में जो गेहूं मिल रहा है वो आपको 2 रुपए किलो में मिल रहा है। तो व्यक्ति क्या करता है कि मेरे नाम पर जो भी गेहूं अलॉट हुआ है उसको 2 रुपए की रेट पर खरीद लेगा और बाजार में 20 रुपए या 22 रुपए की रेट पर उसको सेल आउट कर देगा, ठीक है। तो इससे अनिवार्य वस्तुओं की कालाबाजारी भी होती है, तो ये भी एक सबसे बड़ा दोष है इस प्रक्रिया। अब हम बात करेंगे न्यूनतम कीमत या पटल की। न्यूनतम कीमत या पटल को समझने से पहले आपको एक सिनेरियो को समझना पड़ेगा जो किसानों से रिलेटेड है। भारत में 70 से 80% जो फार्मर्स हैं, जो किसान हैं, वो गेहूं की, चावलों की या किसी भी खाद्यान्न की जब खेती तो कर लेते हैं, उनकी कटाई भी कर लेते हैं, लेकिन कटाई के बाद उन 70 से 80% फार्मर्स के पास उनको स्टोर करने के लिए, उनको रखने के लिए, उन खाद्यान्नों को जमा करके रखने के लिए कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है। यानी कि जैसे ही वो गेहूं की या चावलों की कटाई करते हैं
कटाई के तुरंत बाद उन्हें नॉर्मल तो फार्मर क्या करेगा, जिसके पास वेयर हाउसेज होंगे वो क्या करेगा कि उन वस्तुओं को या उस गेहूं चावल को इकट्ठा करके रख देगा और बाजार में मांग के आधार पर धीरे धीरे उसकी सप्लाई करेगा। लेकिन 60 से 70% फार्मर्स ऐसे जिनके पास वेयर हाउसेज ही नहीं है, तो वो खेती के कटाई के तुरंत बाद जो वस्तु उन्होंने उत्पादित करी है, गेहूं चावल दाल, उसकी कटाई के तुरंत बाद उसको मार्केट में बेचने के लिए भेज देते हैं। अब इससे होता क्या है, मैंने आप लोगों को बाजार संतुलन वाली वीडियो में पढ़ाया था कि किसी भी वस्तु की अगर आपने सप्लाई बढ़ा दी है ना, यानी कि उसकी पूर्ति बढ़ा दी, तो कीमतें लगातार कम हो जाती हैं। यानी कि जबकि 70% फार्मर्स है, किसान है, ये एक साथ जब वस्तु की यानी कि जो गेहूं की सप्लाई बढ़ाते हैं मार्केट में, तो इससे कीमतें बहुत ही कम हो जाती हैं। अभी हमारे लिए तो अच्छी बात है कि हमारे को सस्ता खाद्यान्न उपलब्ध हो जाता है, लेकिन आप एक बार उनके लिए सोचो कि जो वो सोच कर चल रहे थे कि उनको 1 किलो गेहूं के लिए मान लो 20 रुपए मिलने वाला है या 25 रुपए मिलने वाला है, उनको नहीं मिल पाता। यानी कि वो नेक्स्ट ईयर के लिए, अगले साल के लिए उत्पादन के लिए हतोत्साहित हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि बोले यार एक तो इतनी अच्छी फसल उगाई है हमने, इतनी मेहनत करके फसलों का उत्पादन किया है और यही अधिकतम फसल हमारे लिए गरीबी का कारण बन गई है ना। इसको बाहुल्यता में निर्धनता का विरोधाभास भी कहते हैं। तो इससे क्या होता है कि किसान अगले साल गेहूं का उत्पादन के लिए हतोत्साहित हो जाता है और ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी अगर किसानों ने उत्पादन करना ही बंद कर दिया तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए सरकार क्या करती है, जो बाजार में कीमत चल रही है वस्तु की, उससे अधिक कीमत का निर्धारण करती है। तो जब सरकार बाजार संतुलन की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करके संतुलन कीमत से अधिकतम कीमत का जो निर्धारण करती है, उसी को कहते हैं न्यूनतम कीमत। यानी कि न्यूनतम कीमत से अभिप्राय उस कीमत से होता है, मतलब ये जो न्यूनतम कीमत होती है यह वह कीमत होती है जो बाजार में सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है। मतलब इस कीमत को कौन निर्धारित करता है, सरकार। यह कीमत संतुलन कीमत से अधिक होती है, मतलब ये नॉर्मल प्राइस जो चल रहा है मार्केट में उससे थोड़ी सी ज्यादा होती है। अब ये क्यों होती है, क्योंकि हमें पता चल चुका है कि ज्यादातर फार्मर जब एक साथ अपनी सप्लाई करते हैं तो इक्विलिब्रियम प्राइस बहुत कम हो चुकी है, यानी संतुलन कीमत बहुत ही कम हो चुकी है। तो इस संतुलन कीमत से थोड़ा सा अगर हमारे को, अब जो किसान है अब वो इस कीमत पर तो बेचने के लिए रेडी होगा नहीं अपने प्रोडक्ट को, तो सरकार चाहती है कि उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा मिल जाए। तो सरकार एक लिमिट फिक्स कर देती है कि जो भी व्यापारी जो किसानों से गेहूं खरीदेगा वो इस कीमत पर ना खरीद के वो न्यूनतम कीमत पर खरीदेगा। अब चलो ये तो ठीक है, ये एक अच्छी बात हो गई कि चलो किसानों को उनकी मेहनत का फल मिल जाएगा। लेकिन अब आप सोच कर देखो कि न्यूनतम कीमत की स्थिति में ऐसा संभव है कि व्यापारी गेहूं की न्यूनतम कीमत ना खरीदे, गेहूं को न्यूनतम कीमत पर ना खरीदे। यानी कि अगर मैं एक व्यापारी हूं जो मैं किसान से गेहूं खरीदता हूं, मुझे पता है कि बाजार में रेट चल रही है मान लो 15 रुपए, ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं कि 15 रुपए चल रही है 1 किलो गेहूं की कीमत, लेकिन सरकार मुझे बोल रही है कि आपको गेहूं को 20 रुपए किलो में खरीदना है। तो मैं क्यों खरीदूंगा, जब मार्केट में 15 रुपए कीमत चल रही है तो मैं 20 रुपए क्यों दूंगा किसान को, है ना। तो ऐसा हो सकता है कि सरकार ने तो न्यूनतम कीमत का निर्धारण कर दिया, लेकिन कोई व्यापारी उसको खरीदने के लिए रेडी ना हो, तो फिर फार्मर्स कहां जाएंगे। सोच के देखो, किसानों को तो अपनी गेहूं बेचनी है ना, वो उनको तो अपने परिवार का खर्चा चलाना है, तो हमको तो गेहूं को बेचना ही पड़ेगा। लेकिन वो कम कीमत पर भी नहीं बेच सकते क्योंकि बाजार में कीमत ये चल रही है। अगर किसान इस कीमत पर गेहूं को बेचता है तो उसको लॉस है, और व्यापारी इस कीमत पर अगर गेहूं को खरीदता है तो उसको कहीं ना कहीं नुकसान है ना। और अगर व्यापारी मान लो इस कीमत पर खरीद भी लेता है, 20 रुपए किलो पर गेहूं खरीद भी लेता है, तो वह जो बेचेगा वो और ज्यादा कीमतों पर बेचेगा, जिससे मार्केट में प्राइसेस और ज्यादा बढ़ जाएगी गेहूं की, ठीक है। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए सरकार क्या करती है, जो भारतीय खाद्य निगम है, फूड कॉर्पोरेशन इंडिया जो होता है, वो क्या करता है, किसानों से खुद ही क्या करता है, सारे गेहूं के स्टॉक को खरीद लेता है और उसका एक बफर स्टॉक बना लेता है। यानी कि सरकार बोलती है कि व्यापारी जितना खरीदना चाहे इस कीमत पर खरीद सकते हैं। अगर किसानों के पास फिर भी गेहूं बच जाता है तो वो सारा का सारा गेहूं किसान क्या कर सकते हैं, सरकार को बेच सकते हैं न्यूनतम कीमत पर, जिसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि न्यूनतम समर्थन कीमत भी कहा जाता है। इस पर क्या करता है कि जो एफसीआई होता है वो किसानों से सारा का सारा, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो भारतीय खाद्य निगम है, वो किसानों से सारा का सारा गेहूं खरीद लेता है और उसका एक बफर स्टॉक बना देता है, और यही बफर स्टॉक फिर राशन की दुकानों पर उपलब्ध करवाया जाता है, और फिर वही गेहूं या चावल या दालें फिर हमें गरीबों को, मतलब किसान जो गरीब व्यक्ति है उनको न्यूनतम या बहुत ही माइनर प्राइस पर अवेलेबल कराया जाता है, बहुत ही कम कीमतों पर उपलब्ध करवाया जाता है। यानी कि न्यूनतम कीमत और जो इससे पहले मैंने अधिकतम कीमत पढ़ाया, ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। तो न्यूनतम कीमत क्या होती है, जो संतुलन कीमत से अधिक होती है, और ये किसके लिए निर्धारित होती है, किसानों के लिए। और इससे पहले जो मैंने पढ़ाया अधिकतम कीमत क्या होती है, जो संतुलन कीमत से नीचे फिक्स होती है ना, और ये किसके लिए होती है, गरीब परिवार के लिए, है ना, जो ओल्ड सेक्शन है सोसाइटी का, उनके लिए। तो
आई होप आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। फिर भी इस वीडियो में कोई भी ऐसा पॉइंट है जो आपको नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं।